हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने पैरेलक्स मेथड के बारे में डिस्कस किया था और ये भी हमने जाना था कि न्यूटन ने किस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में इन्वेंशन की, है ना। और उसके हेल्प से उसने मैथमेटिकल फॉर्मूला को भी डिराइव किया था कि जो कि F = gm1m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर है। इसके हेल्प से हमने सिर्फ फोर्स के बारे में ही नहीं जाना था, बल्कि ये भी जाना था कि उस जो ट्री से एप्पल गिरा था उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा। इसकी हेल्प से हमने निकालने की कोशिश किया था, ठीक है। जो कि हमने वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज F = gm1m2/r² ये फॉर्मूला को डिस्कस किया था, ठीक है। और इसके हेल्प से हम ये निकाल सकते थे, है ना, कि अर्थ जो है हमारे मून पे कितना ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है, और या फिर ये बोल सकते हैं कि सन जो है हमारे अर्थ पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। इस फॉर्मूला के हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, क्लियर है। इस क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि बहुत छोटे डिस्टेंस को हमें मेजर करना है, तो हम कैसे मेजर करेंगे, किस मेथड को यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, देखो यहाँ पे हम एक ओलिक एसिड होता है, ओलिक एसिड, ठीक है, जिसके मॉलिक्यूलर साइज को पता करना है हमें, है ना। मॉलिक्यूलर साइज को पता करना है। अब तो मॉलिक्यूलर साइज को पता करने से पहले, है ना, हम थोड़ा ओलिक एसिड के बारे में समझ लेते हैं। हम इसमें क्या क्या यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे ये भी हम यहाँ पे जानेंगे। तो ओलिक एसिड के दो पार्ट होते हैं। पहला जो होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट कहलाता है, इसको पोलर पोर्शन भी बोलते हैं, है ना, पोलर पोर्शन, या फिर इसको हम लोग वाटर लवर बोलते हैं। दूसरा पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट कहलाता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट, या फिर नॉन पोलर पोर्शन, या इसको वाटर फेयरी भी बोला जाता है। तो ये दो पार्ट होते हैं ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स। ये दो पार्ट कंसिस्ट करते हैं हाइड्रोफिलिक या फिर पोलर पोर्शन, उसी को बोलते हैं वाटर लवर, है ना। दूसरा पार्ट जो है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा, नॉन पोलर पोर्शन या फिर वाटर फेयरी। मतलब ये कि ओलिक एसिड का जो एक तरफ का जो मॉलिक्यूल है ना, वो वाटर से अटैच होगा, दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो वाटर से दूर भागने की कोशिश करेगा, ठीक है। मतलब कि एक पार्ट जैसे ये मॉलिक्यूल है तो एक पार्ट ये वाटर से अटैच तो हो जाएगा, लेकिन दूसरा पार्ट ये अवे फ्रॉम वाटर जाने की कोशिश करेगा, क्लियर है यहाँ पर। अब देखो, हमें ओलिक एसिड का अगर मॉलिक्यूलर लेवल की अगर हमें बात करना है ना, हम यहाँ पे ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर लेवल की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे मॉलिक्यूलर साइज पता करना है ना, उसके मॉलिक्यूल्स का लेंथ पता करना है। तो अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे ओलिक एसिड की बात करने जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको डाइल्यूट करना पड़ेगा सबसे पहली बात। अब डाइल्यूट कैसे करेंगे, हम उसमें क्या मिलाएंगे, वाटर मिलाएंगे। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि वाटर इसके साथ डिजोल्व ही नहीं होगा, ओलिक एसिड के साथ। क्यों नहीं डिजोल्व होगा, क्योंकि वाटर एक आयनिक सॉल्वेंट है। ध्यान देना, रीजन क्या है, क्वेश्चंस यहीं से अराइज होंगे। ये वाटर एक आयनिक सॉल्वेंट है, और ओलिक एसिड जो है ना, ओलिक एसिड जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसके लिए चाहिए कोई एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्या चाहिए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो हम यहाँ पे यूज करेंगे वो है अल्कोहल। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, क्या है, अल्कोहल, है ना। और तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गया होगा कि ओलिक एसिड में हम वाटर क्यों नहीं
वाटर ओलिक एसिड को वाटर में क्यों नहीं डिसॉल्व करा रहे हैं, है ना, क्यों नहीं डिसॉल्व करा रहे हैं, अल्कोहल में क्यों डिसॉल्व करा रहे हैं, क्लियर है, ये रीजन है, आयनिक सॉल्वेंट वाटर है, जबकि ये जो ओलिक एसिड है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसलिए हमें सॉल्वेंट क्या चाहिए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट विच इज अल्कोहल। मतलब ये कि ओलिक एसिड इज नॉट डिसॉल्विंग इन वाटर, कैन नॉट डिसॉल्व इन वाटर, so hence it will dissolve in organic compound, organic solvent, that is alcohol। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो, ओलिक एसिड का मॉलिक्यूलर साइज को पता करने के लिए जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी डेवलप करते गया, वैसे वैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट भी आते गए, बट उन इंस्ट्रूमेंट का एक डिसएडवांटेज भी था, है ना, ड्रॉबैक भी था। वो ये था कि सभी का रिजोल्यूशन उतना अच्छा नहीं था जो कि हमें सभी चीज का मॉलिक्यूल्स को अच्छी तरह से दिखा पाए, क्योंकि ओलिक एसिड जो होता है इसका जो मॉलिक्यूल्स का साइज होता है वो होता है 10⁻⁻⁹ मीटर के ऑर्डर में। अब जो माइक्रोस्कोप ये रिजोल्यूशन अच्छे से आसानी से दिखा पाए, वही हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम कोई और मेथड अप्लाई करने लगेंगे। अब यहाँ पे एक और बात अभी आती है कि जब इंस्ट्रूमेंट नहीं था तब हम कैसे निकालते थे, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो हम माइक्रोस्कोप यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं बल्कि ये हम दिखा रहे हैं कि हम कैसे कैसे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साइज पता कर सकते हैं, या फिर वो सारी चीजें जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं उसको या कैसे देख पाएंगे और किस साइज तक हम इस माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख पाएंगे। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जिसका रिजोल्यूशन है 10⁻⁻⁷ मीटर, है ना, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं इसके हेल्प से जो कि जिसका साइज 10⁻⁻⁷ मीटर। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप क्या होता है, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, इफ यू हैव ऑप्टिक्स का मतलब होता है क्या चीज, लाइट के बारे में स्टडी करना, है ना। तो यहाँ पे ऑप्टिकल मतलब कि लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे हम क्या करते हैं, लाइट फेंकते हैं, है ना, और वहां से, है ना, ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आई तक पहुंचता है और इस ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं, है ना। बट अब क्या आया कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, है ना, कितना तक दिखा रहा है, 10⁻⁻⁷। तो अगर हमें इसके बियॉन्ड किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो हम कैसे देखेंगे, तो उसके लिए हमारे पास आया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो रिजोल्यूशन है वो 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर में है ना, मतलब कि ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से कहीं अच्छा है ना, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से कहीं अच्छा है। और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है इस विजिबल लाइट की जगह ये कौन सा लाइट यूज कर रहे हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप किसी ऑब्जेक्ट को इमेज बनाने के लिए कौन सा लाइट यूज कर रहा है, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट क्या होता है, विजिबल लाइट होता है विबग्योर, विबग्योर आपने पढ़ा होगा, है ना, विबग्योर, ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रे, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, जो कि इसका एक सबका एक पर्टिकुलर क्या होता है, वेवलेंथ, ठीक, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक इसका वेवलेंथ होता है पूरे विजिबल लाइट का। बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम विजिबल लाइट नहीं, इलेक्ट्रॉन बीम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम, है ना, इलेक्ट्रॉन बीम, है ना, बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा है ना, बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पे इलेक्ट्रॉन फेंका जाता है और ये इलेक्ट्रॉन फेंकने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बनता है और इसके हेल्प से हम ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करते हैं और हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। और इसका रिजोल्यूशन बहुत बहुत ज्यादा होता है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के कंपेयर में, ठीक है। थर्ड जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो टनलिंग माइक्रोस्कोपी है, जिसका रिजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी ज्यादा होता है ना, और ये हमें एक बेटर रिजोल्यूशन देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास ये सारे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे तब हम किसी इस ओलिक एसिड का जो साइज है, लेंथ है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे।
तो हम यहाँ पे यूज करते हैं, हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं वन एंड ओनली वॉल्यूमेट्रिक मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, है ना। मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमें यहाँ पे करना होता है। उससे पहले ये क्या करते हैं कि हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो ओलिक एसिड है वो एक कंसंट्रेटेड, हाईली कंसंट्रेटेड एसिड है। तो हमें उसको पहले, अगर हमें मॉलिक्यूलर लेवल की बात कर रहे हैं तो हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे उसको डाइल्यूट बनाएंगे। डाइल्यूट बनाने के लिए हम क्या कर रहे थे, वाटर। बट वाटर नहीं यूज कर सकते थे, क्यों? क्योंकि वो एक आयनिक सॉल्वेंट है और उसमें ओलिक एसिड डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं अल्कोहल। अब क्या कर रहे हैं कि हम एक यहाँ पे एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ले रहे हैं ओलिक एसिड का, जो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब है, और उसमें, है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड को डिसॉल्व करवाते हैं किसमें, 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में। तो ये हमें सॉल्यूशन जो बनता है वो 20, मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब किसका, ओलिक एसिड, है ना, प्लस 19 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहल। ये हमें कंप्लीट सॉल्यूशन देता है 20 सेंटीमीटर क्यूब का। ये हमें कंप्लीट सॉल्यूशन देता है कितने का, 20 सेंटीमीटर क्यूब का। अब ये जब कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर्म हो गया तो इस पूरे फिर से इसको क्या करते हैं, इसमें, है ना, इस सॉल्यूशन में अगेन हम क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, अगेन क्या करते हैं, 1 centimeter cube of the solution will be dissolved in 19 centimeter cube of alcohol, है ना। तो फिर से ये 20 centimeter cube हो गया, है ना। तो टोटल जो कंसंट्रेशन ओलिक एसिड का इसमें जो बनता है, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में जो टोटल कंसंट्रेशन बनता है वो 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब का बनता है ना, मतलब कि 1/400 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल। अब हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारा ये कंसंट्रेशन बन गया, मतलब कि अब जो ओलिक एसिड था वो डाइल्यूट हो गया। क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट का मतलब होता है कि वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगा, बट यहाँ पे अल्कोहल, तो अल्कोहल की क्वांटिटी ज़्यादा है और ओलिक एसिड की क्वांटिटी कम है। ज़्यादा इन द सेंस कितना ज़्यादा, तो वो अप्रॉक्स 80% से भी ज़्यादा होता है। क्लियर है, मतलब जो हम यहाँ पे अल्कोहल मिला रहे हैं वो 80% से भी ज़्यादा होगा, और जो ओलिक एसिड है वो जो 10%, 5% ऐसा कुछ होगा, है ना। बहुत ही कम, बहुत ही कम। ओलिक एसिड बहुत कम, अल्कोहल बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, अब उसको क्या करते हैं कि हम एक वेसल्स लेते हैं और उस वेसल्स में वाटर लेते हैं, है ना, क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, और उस वाटर के ऊपर हम लाइकोपोडियम पाउडर छिड़क देते हैं, है ना, स्प्रेड कर देते हैं लाइकोपोडियम पाउडर का। भाई लाइकोपोडियम पाउडर का काम क्या है, यहाँ पे लाइकोपोडियम पाउडर का काम क्या है, तो रीजन ये है कि लाइकोपोडियम पाउडर की ये काम करता है कि पहली बात कि ये ओलिक एसिड के सरफेस टेंशन्स को घटा देता है ना, ओलिक एसिड के सरफेस टेंशन को वीक कर देता है, कमजोर कर देता है, ताकि जो ओलिक एसिड है वो अपना मैक्सिमम साइज को ऑब्टेन कर सके, है ना, उसका जो लेयर फॉर्म हो मैक्सिमम साइज तक हो पाए। दूसरा चीज लाइकोपोडियम पाउडर क्या करता है कि वो वाटर, है ना, वाटर कंटेनिंग वाटर और ओलिक एसिड के बीच एक बाउंड्री क्रिएट करता है, जो कि हमें समझ में आता है कि ये ओलिक एसिड है और ये वाटर है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था कि ओलिक एसिड के दो पार्ट होते हैं, ओलिक एसिड के जो मॉलिक्यूल है दो पार्ट कंसिस्ट करते हैं, पहला हाइड्रोफिलिक पार्ट और दूसरा हाइड्रोफोबिक पार्ट, है ना। हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर अटैचेस होते हैं, जबकि हाइड्रोफोबिक जो होते हैं वो वाटर से दूर भागने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे लाइकोपोडियम पाउडर यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो अब हम जो सॉल्यूशन इसमें डालेंगे तो वो इस तरह का एक मोनोलेयर फॉर्म करेगा, है ना, ये एक मोनोलेयर फॉर्म करने वाला है। ठीक है, मोनोलेयर मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल का, मोनोमॉलिक्यूल लेयर भी बोलते हैं इसको, एक सिंगल मॉलिक्यूल का, है ना, लेयर फॉर्म करेगा, है ना। और यही लाइकोपोडियम पाउडर एक अच्छा खासा काम करता है यहाँ पर।
ठीक है, एक अच्छा खासा काम करता है कि हमें ये वाटर और ओलिक एसिड के बीच क्या करता है, बाउंड्री क्रिएट करता है, वाटर रीजन और ओलिक एसिड रीजन, है ना, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो सर्कल जो फॉर्म हुआ है इसमें वाटर नहीं ओलिक एसिड है। और उसके बाद हम इसका क्या करते हैं, तो जहाँ पे ये बिकर जैसे है ये वाला, ये थिकनेस हम पता कर लेते हैं, है ना। जैसे ही ये मोनोमोलिकुलर फॉर्म होता है तो एक सर्कुलर फॉर्म ओलिक एसिड का सर्कुलर फिल्म यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या निकाल लेते हैं, डायमीटर, और जिसके हेल्प से हम उसका थिकनेस और एरिया फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, हम कम तुरंत यहाँ पे डायमीटर निकाल लेंगे और जिसके हेल्प से हम यहाँ पे एरिया निकाल सकते हैं। अब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन में थोड़ा यहाँ पे आता है कि मान लो कि एक ड्रॉप का वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप ऑफ ओलिक एसिड जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब है। सॉरी, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब नहीं ले सकते हैं, क्या ले लें, V सेंटीमीटर क्यूब, है ना, क्या ले लें, V सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप ऑफ ओलिक एसिड जो होगा वो कितना होगा, NV सेंटीमीटर क्यूब। सो अब ये तो वॉल्यूम निकल रहा है n ड्रॉप ऑफ ओलिक एसिड का। एक इंस्ट्रूमेंट भी आता है जो n ड्रॉप ओलिक एसिड का हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, जिसको बोलते हैं बर्रेट, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है, ठीक है। सो गो है, तो वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप ऑफ ओलिक एसिड का जो वॉल्यूम हमारा निकल कर रहा है वो NV सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से अगर हम अमाउंट निकालना चाहें कितने का, जो ये सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है, तो ये सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है, तो एक ड्रॉप का जो अमाउंट था, मतलब क्या कि वो भी अमाउंट का मतलब क्या कि वॉल्यूम, तो एक ड्रॉप का, है ना, मान लेते हैं एक ड्रॉप का कितना अमाउंट था, 1/400 सेंटीमीटर क्यूब। तो एनवी, है ना, एनवी जो सॉल्यूशन जो बना है हमारा, वो एनवी ड्रॉप का कितना होगा, एनवी, है ना, एनवी डिवाइडेड बाय 400, एनवी डिवाइडेड बाय 400 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा अमाउंट किसका है, अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड, ये हमारा निकल कर आया NB/400, है ना, सेंटीमीटर क्यूब, अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड। क्लियर है। अगर यहाँ पे T एज अ थिकनेस दिया हुआ है, T बी द थिकनेस ऑफ द फिल्म, देन एरिया इंटू T इज इक्वल टू NV डिवाइडेड बाई 400, और यहाँ से हम T निकाल सकते हैं कि NV डिवाइडेड बाई 400 इंटू एरिया, ये हमारा सेंटीमीटर में आंसर आ जाता है। तो मैथमेटिकली इस तरह से फाइंड करके देखा तो ओलिक एसिड का जो हमारा मॉलिकुलर साइज निकल कर आया वो 10⁻⁹ के ऑर्डर में है ना। इस तरह से हम यहाँ पे निकालेंगे। हम यहाँ पे इस कैलकुलेशन में आगे न्यूमेरिकल भी देखेंगे, जिसमें हम टी का जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ऊपर में क्या है वॉल्यूम और नीचे में क्या है एरिया, क्योंकि ये ओलिक एसिड के लिए एन ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन ये 1/400 ये कंसंट्रेशन होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने 1/400 यूज़ किया है। सभी के लिए यूज़ नहीं होगा, सभी के लिए क्या यूज़ होगा, T इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एरिया, जो भी उसका वॉल्यूम होगा, है ना, एंड जो भी उसका जैसे भी फॉर्म होगा, वो चाहे सर्कुलर फिल्म हो सकता है, रेक्टेंगुलर फिल्म हो सकता है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे एरिया फाइंड करेंगे। क्लियर है, आगे बढ़े। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि थिकनेस या फिर साइज ऑफ द ऑयल या साइज ऑफ ड्रॉप इसी का निकालना होता था, तो हम वहाँ पे थिकनेस का फॉर्मूला अप्लाई करते थे, और वो थिकनेस इज इक्वल टू होता था हमारा, थिकनेस इज इक्वल टू क्या होता था, थिकनेस T इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द फिल्म।
एरिया ऑफ द फिल्म। ठीक है, यहाँ पे भी उसी टाइप्स का है, बोल रखा है कि यहाँ पे ड्रॉप ऑफ ओलिव ऑयल ऑफ रेडियस 0.25 मिलीमीटर spread into a circular film of radius 5 centimeter on the water surface estimate the molecular size of the olive oil। तो ये हमारा ओलिव ऑयल का एक ड्रॉप है और जिसका रेडियस दिया हुआ है यहाँ पर, ये ओलिव ऑयल है और जिसका ड्रॉप का रेडियस दिया हुआ है यहाँ पर 0.25 मिलीमीटर है ना, जो कि हो जाता है 0.025 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको वाटर सरफेस पे जब हम स्प्रेड कर रहे हैं तो ये एक सर्कुलर फिल्म फॉर्म करता है और जिसका रेडियस हो जाता है 5 सेंटीमीटर। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। वॉल्यूम ऑफ ऑयल ड्रॉप जो होगा एक स्फीयर शेप का होता है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्फीयर शेप का होता है और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे एरिया ऑफ द फिल्म। एरिया ऑफ द फिल्म जो है, फिल्म यहाँ पे किस फिल्म में है, सर्कुलर फिल्म है, तो सर्कल का एरिया जो होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से पाई हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, तो 4 इंटू आर क्यू, कैपिटल आर कितना है, कैपिटल आर हमने किसको अज्यूम किया है ना, यहाँ पे स्मॉल आर ले लेते हैं। ठीक है, दोनों यहाँ पर, और पाई आर स्क्वायर सर्कुलर फिल्म, ये कैपिटल आर ले लेते हैं, ये स्मॉल आर ले लेते हैं, ये कैपिटल आर ले लेते हैं। चलो, तो कैपिटल आर हो गया हमारा 0.025 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 25 है तो 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पे हम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। ठीक है, यहाँ पे हमें करना क्या है कि सिंपली मल्टीप्लाई करना है और ये जो हमारा वैल्यू आ जाएगा 0.025 इंटू 0.025 इंटू में 0.025 इंटू 4 करना है, मतलब 0.025 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और उसको 4 से भी मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारा वैल्यू आता है 0.000625। ठीक है, और नीचे का वैल्यू हमारा जो होता है 75। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्स कितना आना चाहिए हमारे पास, 8.33 इंटू 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने सबको कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में कर दिया था, तो ये सेंटीमीटर में हमारा आंसर आ जाता है ना। कहीं कहीं पे आंसर ये गिवन रहता है कि 0.83 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस टाइप का वैल्यू होगा। क्लियर है, अब इसी को आप करोगे तो मीटर में 10 टू द पावर -10 के टर्म में आ जाएगा, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉप ऑफ ओलिव ऑयल ऑफ रेडियस 0.3 मिलीमीटर स्प्रेड इनटू रेक्टेंगुलर फिल्म। वहां पे सर्कुलर फिल्म था, यहाँ पे रेक्टेंगुलर फिल्म, बस डिफरेंस यही है और यहाँ पे भी वही करना है, एस्टिमेट द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द ओलिव ऑयल। तो ड्रॉप ऑफ ओलिव ऑयल यहाँ पे भी क्या निकालेंगे हम, थिकनेस, है ना, सो दैट उसका मॉलिक्यूलर निकल जाए। तो यहाँ पे होगा वॉल्यूम ऑफ क्या चीज, वॉल्यूम ऑफ ओलिव ऑयल, है ना, एंड डिवाइडेड बाय क्या चीज, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फिल्म, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फिल्म क्या होकर निकल कर आता है, 4/3 सेम चीज पाई आर क्यूब, स्मॉल आर ले लेते हैं, चलो यहाँ पे तो अलग अलग चीजें, पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 को नीचे ले लूंगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फिल्म, एरिया कितना होगा 30 सेंटीमीटर इंटू 15। क्लियर है, यहाँ से 4 इंटू 3.14। अब यहाँ पे देखो ये आर जो ये वाला जो आर का वैल्यू है वो भी 0.30 में है, तो यहाँ पे ये मिलीमीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.03 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये वैल्यू निकल कर आ रहा है हमारा 0.03 का सेंटीमीटर का होल क्यूब एंड डिवाइडेड बाय 3 इंटू 30 इंटू 50। अब ये वैल्यू फिर से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि 4 इंटू 3.14 इंटू 0.03 इंटू 0.03 इंटू
0.03 है। ये हमारा वैल्यू जो निकल कर आ रहा है वो है 0.000333912 डिवाइडेड बाई ये हमारा जो नीचे का वैल्यू निकल कर आता है वो 3 इंटू 30 इंटू 15 विच इज 1350। अब हम ऊपर को वैल्यू को है ना क्या कर देंगे 0.000333912 डिवाइडेड बाई 1350 करते हैं तो ये हमारा वैल्यू निकल कर आता है 0.6 टाइम्स 0 1 2 3 4 5 6 2512 तो ये डेसिमल को हम अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो कितना शिफ्ट करना है 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे। तो ये 7 डिजिट के बाद ये होता है 2.512 इंटू 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, है ना। हमने मॉलिक्यूलर साइज पता करने के लिए वॉल्यूमेट्रिक मेथड यूज़ करा। उस बेसिस पे हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया, जो डेरिवेशन आया, जो फॉर्मूला हम ऑब्टेन किया, उस फॉर्मूले के बेसिस पे हमने न्यूमेरिकल भी किया। होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि हमने बहुत ही छोटी चीज़ों का जो साइज पता करने की कोशिश किया, तो एक्चुअली में अगर कुछ ऑब्जेक्ट को देखें तो उनका जो साइज होता है ना, उनका जो साइज होता है वो एक्चुअली में होता क्या है। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पर कि प्रोटॉन का रेडियस है ना, रेडियस ऑफ प्रोटॉन कितना होता है भाई, ये अप्रॉक्सीमेशन जो इसका जो लेंथ होता है ना, जो लेंथ होता है वो 10 टू द पावर -15 के ऑर्डर में होता है ना। दूसरा देखें कि साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, ये अप्रॉक्स 10 टू द पावर -14 मीटर के ऑर्डर में होता है। हाइड्रोजन एटम का साइज जो होता है वो अप्रॉक्स 10 टू द पावर -10 मीटर के ऑर्डर में होता है, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम। टिपिकल वायरस है ना, जो भी टिपिकल वायरस होते हैं उनका जो होता है अप्रॉक्स 10 टू द पावर -8 मीटर के ऑर्डर में, जो निकट आई से नहीं दिखेंगे, है ना। इस टाइप से हमारे पास और भी है, जैसे कि वेवलेंथ ऑफ लाइट है ना, वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होता है वो 10 टू द पावर -7 मीटर के ऑर्डर में होता है, जो कि 10 टू द पावर -7 किसका रिजोल्यूशन था, हमने देखा था ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, है ना। किसका था, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। देखो ये 10 टू द पावर -7 विजिबल रेंज में आता है वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। उसी तरह से आरबीसी का जो हमारा रेड ब्लड है ना, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स का साइज जो होता है वो 10 टू द पावर -5 मीटर के ऑर्डर में होता है, क्लियर है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ पे स्मॉल साइज या लार्जर साइज का क्या ऑर्डर होता है, कितने ऑर्डर में होते हैं, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट की अगर हाइट देखें, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, ये इसमें आ जाएगा बड़े साइज के ऑब्जेक्ट क्या है ना, माउंट क्या है यहाँ पर, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, तो सभी को पता होगा 8848 मीटर, ठीक। मतलब किस ऑर्डर में ये कह रहा है, 1000 मतलब 10 टू द पावर 4 मीटर के ऑर्डर में कह रहा है। ये रेडियस ऑफ सन का रेडियस क्या है भाई, सन रेडियस कितना है हमारा
10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹। उसी तरह से अर्थ का रेडियस कितना, 10⁻⁷। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो बड़े साइज़ के हैं या बहुत छोटे साइज़ के जिनको हम नेकेड आई से भी नहीं देख सकते, या इतने बड़े हैं जिनको हम डायरेक्टली किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से मेज़र भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो उन सब के लिए स्पेशल मेथड हम लोग यूज़ किए हैं यहाँ पर। क्लियर है? अब कुछ हम समरी देख लेते हैं। हमारे पास समरी है। क्या समरी है भाई? कि हमने अभी इस क्लास में जो स्टडी किया उसमें हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। पहला समरी ये है कि हम थिकनेस ऑफ क्या निकाले, थिकनेस ऑफ एन ऑयल फिल्म निकाले। क्या होता है? ये होता है वॉल्यूम ऑफ ऑयल ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ ऑयल ड्रॉप डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द फिल्म। क्या है? एरिया ऑफ द फिल्म। और यहाँ पे जो वॉल्यूम का यूनिट होता है ना, यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, इसे मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। रेडियस को भी मीटर में हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे एवोगाड्रो हाइपोथेसिस के बारे में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।